नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति के उत्तर कोरिया दौरे की, इजराइल अमेरिका के बीच शुरू हुए वाद विवाद की, रूस यूक्रेन युद्ध की और अमेरिकी एनएसए की भारत यात्रा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न सर रूस से ही लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया में जबरदस्त स्वागत किया गया, जिससे नाटो चिंतित हो गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों में गर्माहट से चीन खुश नहीं है। इन विषयों को कैसे देखते हैं आप सर? नीरज जी, देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि पहले से सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में जब रूस ने आक्रमण किया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता रहा है उनको जी। हर जगह। और उसके बाद ये भी खबर आई कि दोनों में आर्म्स डील भी हुई है। यहाँ से हथियार, गोला बारूद नॉर्थ कोरिया ने दिया है जी। और इससे पहले रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी जा चुके हैं जी। उनके पास। और किम जोंग तो खुद गए थे पिछले साल सितंबर में जी। रूस में। जी। तो अभी देखिए, ये जो विजिट है पुतिन की, एक्सपेक्टेड तो थी। जी। और 24 साल के बाद, देखा जाए 2000 में गए थे पहले, अभी 24 साल के बाद जो है विजिट कर रहे हैं पुतिन वहाँ पर। और एक बहुत बड़ी चीज़ है पुतिन का वहाँ जाना। जी। पुतिन को भी जरूरत है कि कोई और उनके देश मिले, उसके साथ कोई एलाइज उनको मिले। जी। ईरान तो उनके साथ है ही, चीन चलिए है ही, जी। तो इस तरह वो भी ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ गए और उनका वास्तव में बहुत भव्य स्वागत हुआ। जी। जिस तरह उनका मिलिट्री परेड हुई, उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट दी गई। इनफैक्ट वेस्ट ने तो ये भी कहना शुरू किया कि ये गरीब देश जो है इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है स्वागत करने में। जी। तो काफ़ी अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी स्वागत किया उनका। और पुतिन उस लिमोजिन को चला भी रहे जिसमें वो किम जोंग उन बैठे हुए। बिल्कुल, देखिए, वो ले आकर के प्रेजेंट किए हैं उनको। उन्होंने दिया एक लिमोजिन उनको, वारस जो है पहले भी शायद एक उन्होंने दिया था। तो ये ले गए थे वहाँ उनको देने के लिए। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके नॉर्थ कोरिया के लिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट चाहिए था। और एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया कमज़ोर नहीं हुआ है। मिसाइल टेस्टिंग करता रहा अपना वो। जापान और साउथ कोरिया को वो हमेशा डराता रहा। और ये देखिए, पहली बार था जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, 2 मीटिंग हुई किम जोंग से। 2 मीटिंग्स हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसका मतलब अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया इसको, इतने सैंक्शंस और बाकी चीज़ों को लेकर के। और इन सैंक्शंस की देखिए, पूरे सारे सैंक्शंस लगने नहीं दिए रूस और चीन ने भी। तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि माहौल बदल रहा था। और जब रूस को जरूरत पड़ रही थी वेपन्स के, एमिनिशन की, खास करके गन्स के लिए चाहिए था, शेल्स और गोला बारूद, रॉकेट्स के लिए चाहिए था, छोटे ड्रोन्स चाहिए थे, छोटे मिसाइल्स थे, वो गई हैं नॉर्थ कोरिया से। ये मतलब अमेरिका और नाटो का कहना है, ये तो एक्नॉलेज करेंगे नहीं, बट ये चीज़ थी। और जैसे मैंने कहा, रूस के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी विजिट किए थे यहाँ पर। और जो रूपरेखा आगे की जो अभी बात हुई है वहाँ पर तैयार हुई थी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ। अब जो मेन हाइलाइट्स हैं, देखिए उसमें क्या था। एक तो ये पुतिन ने जो वहाँ पर बोला है कि जो सैंक्शन इम्पोज किए हैं इन्होंने, वेस्ट ने या अमेरिका और नाटो ने इनके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, वो जो हैं बहुत हार्श हैं और उसका रिव्यू होना चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये एक चीज़ उन्होंने वहाँ पर बोली है, जो बहुत ही जो नॉर्थ कोरिया भी चाहता है, उनके लिए बहुत फर्क पड़ने वाला है उससे। दूसरा, जो इनकी मेन जो एक चीज़ थी, इन्होंने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ये पार्टनरशिप साइन की है दोनों में, डिफेंस और ट्रेड में। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें ये भी है कि अगर एक दूसरे के ऊपर कोई दूसरा देश अगर हमला करता है, तो उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे। तो एक तरह से जो नाटो में है, वही एक तरह से इन्होंने आपस में अपने ऊपर किया हुआ है। इसका मतलब कि अगली बार अगर कोई भी नाटो देश, अमेरिका अगर धमकी देता है नॉर्थ कोरिया को, तो उसको सोचना पड़ेगा इसको लेकर के। और उन्होंने यहाँ तक बोला है पुतिन ने कि जो ये मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल हमारा ये एग्रीमेंट है, ये बेसिकली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से कि पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, कि शांति हमारे यहाँ
बनी रहे। तो ये चीज़ें इन्होंने की उनके साथ। पुतिन ने तो एक तरह से कहा जाए तो क्लियर कर दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो, जब किम जोंग गए थे रूस में, तो वहाँ पर उन्होंने उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स में भी जाके देखा था जी। और तब से कहा जा रहा था कि ये इंटरेस्टेड हैं नॉर्थ कोरिया इनसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेने के लिए, और ख़ास करके न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। तो किम जोंग ने भी यही बोला है कि ये टोटली पीसफुल है, हम शांति के लिए इस तरह के कोऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें शांति बने रहे। और इन्होंने बोला है कि हमारे में कोई हिचकिचाहट नहीं। इन्होंने कहा कि नो हेजिटेशन इन सपोर्टिंग ईच अदर, कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और नॉर्थ कोरिया देखिए, उसको ज़रूरत है मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी की। हालांकि वो खुद ही बना रहा है, काफ़ी कुछ टेस्टिंग उसने किए हुए हैं। न्यूक्लियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर देशों को लगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है मिलनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए, तभी फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ट्रेड की भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल इसमें कोई शक नहीं है, सैंक्शंस का फ़र्क तो नॉर्थ कोरिया में बहुत है, सैंक्शंस का असर रूस पर भी है। लेकिन रूस का इकॉनमी आगे बढ़ रही है सैंक्शंस के बावजूद। अभी देखिए IMF ने फोरकास्ट किया है 3 दिन पहले कि रूस की जो ग्रोथ है वो 3.2% या इससे ज़्यादा हो सकती है, जो कि वर्ल्ड की मेजर इकॉनमीज हैं उससे ज़्यादा रहेगा जी। तो वो भी एक बड़ी बात है, और इसका फ़ायदा हो सकता है नॉर्थ कोरिया को भी मिले, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को फूड की ज़रूरत है, ये रूस से आ सकता है। एनर्जी की ज़रूरत है, ऑयल और बाकी चीज़ें वो वहाँ से आ सकता है जी। इनको नॉर्थ कोरिया को जो सैंक्शन के मुताबिक सिर्फ 50,000 बैरल पर डे ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। अब हो सकता है और ज़्यादा मिल जाए, रूस से मिल सकता है। तो ये जो चीज़ हैं, इसकी वजह से देखिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, उनको तो चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके साथ पहले भी ये लोग कई बार बोल चुके हैं कि बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा देखिए साउथ कोरिया ने तो साउथ कोरिया को तो बहुत बड़ी चिंता है। उसने वार्निंग दे दी है कि भाई कुछ पता नहीं कि लड़ाई कैसे छिड़ सकती है, क्योंकि वही इनका एक मुद्दा रहेगा एंगेज करने के लिए यहाँ पर। तो ये जो है चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर नॉर्थ कोरिया, अब चूंकि उसको भी सपोर्ट बेस मिल गया है जी, तो वो जो पहले दिखा रहा था बहुत ज़्यादा दिखाएगा अपने आप को जी। तो ये फ़र्क पड़ेगा ही, वहाँ पर असर पड़ेगा इसके ऊपर। और उसने देखिए काफ़ी मिसाइल टेस्टिंग की है इस बीच में। तो ये सब चीज़ें जो किम जोंग और देखिए पुतिन के बीच में 2 घंटे की 1-to-1 बातचीत हुई है जी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि 1-to-1 बातचीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और डिस्कशंस उसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर सभी को नहीं बताया जाता जी। इन्होंने इसको बुलाया भी है कि इन्विटेशन भी दिए पुतिन ने किम जोंग को आने के लिए। हालांकि किम जोंग तो जनरली आपने देखी है वो ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं जी जी। इनके फादर बल्कि जब थे वो ट्रेन से ही ट्रेवल करते थे, बाई एयर जाते नहीं थे। हालांकि ये तो बाई एयर भी जाते हैं, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि ट्रेन से कैसे जाएंगे, 10 दिन लग जाएगा इनको पहुंचने में मॉस्को में जी। बट पॉइंट ये कि मतलब इनका कोऑपरेशन काफ़ी क्लोज हो गया है, और बेसिकली देखा जाए तो डिफेंस कोऑपरेशन ही मैक्सिमम है जी। और ऑफ कोर्स फूड और बाकी जो है वो तो जो इनको चाहिए बेसिक्स तो है। अब इस पर देखिए बाकियों ने भी, अमेरिका ने, ब्लिंकन का ही जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका स्टेटमेंट आया है कि ये डेस्परेशन दिखा रहा है जी रूस का, क्योंकि रूस को और कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनको जो है लड़ाई जारी रखने के लिए नॉर्थ कोरिया की मदद चाहिए यूक्रेन में। इसलिए जो है वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया इसमें जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, बट उन्होंने वहाँ भी हिंट जरूर दिया है। ये भी है फ़र्क पड़ने वाला है कि जो सैंक्शंस के इफ़ेक्ट हैं नॉर्थ कोरिया पर कम हो जाएंगे अगर दोनों, रूस और चीन, अगर मदद करना शुरू कर देंगे, दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके, तो फ़र्क पड़ेगा। और जो सैंक्शंस या जो भी उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल से जो सैंक्शंस लगे हैं वो जो है कोई मायने नहीं रखेंगे, और हो सकता है अगले सैंक्शन तो इन्हें नहीं कि चीन और रूस लगने नहीं देंगे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जो भी अमेरिका प्लान कर रहा था। दूसरा देखिए इसमें
तीनों चीज मिल रही है इसको, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, मिलिट्री सपोर्ट भी मिलेगा, डिप्लोमेटिक भी मिलेगा रूस से, और चीन से भी उस तरह मिलता रहेगा। तो ये जो फर्क है, इससे नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी जी। और फ़ायदा रूस का ये होगा कि जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर एमुनिशन का होता है, आर्टिलरी का, रॉकेट्स का, छोटे मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, ये चीज़ें यहाँ से उसको आराम से मिलती रहेंगी। तो उसमें वो मेन जो बड़े हथियार हैं या वेपन्स हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं जी। लेकिन जैसे आपने कहा, चाइना का भी इफेक्ट तो है जी। और चाइना इसलिए कि चाइना का, देखिए, चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था नॉर्थ कोरिया में जी। अब जो है, अगर ये चीज़ रहेगी तो रूस का इन्फ्लुएंस हो जाएगा ज़्यादा। और नॉर्थ कोरिया, चीन जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी नहीं किया अभी तक नॉर्थ कोरिया से, रूस ने कर लिया जी। और कर भी सकता है। चीन को थोड़ा डर उधर से भी है, ट्रेड का और सैंक्शंस का, अमेरिका और नाटो से, क्योंकि वहाँ भी है। तो उस वजह से चीन इतना आगे नहीं आया था। दूसरी चीज़, चीन और नॉर्थ कोरिया का ट्रेड मैं कहूँगा चीन से 90% तक है ट्रेड इनका जी। उसमें भी अब रूस जो है आगे आ जाएगा जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि फ़र्क तो उनको पड़ेगा, चीन को भी लग रहा है कि, और दूसरा चीन को लग रहा है कि अगर रूस यहाँ इतना मजबूत हो गया बगल में, तो उसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है जी। डर तो सबको रहता है कि मेरे बगल में अगर न्यूक्स आ जाएं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाएं, बाकी आ जाएं, तो फ़र्क तो ये वहाँ पड़ना ही पड़ना है। और इसके साथ ही देखिए, वो पुतिन ने यहाँ भी वहाँ भी जाके एक थ्रेट दी है वेस्ट को, और उन्होंने अमेरिका को बोला है कि रूस जो है, जो इनके वेस्टर्न नेशन से अमेरिका के जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनको हथियार दे सकता है, उनको आर्म कर सकता है जी। मतलब उनका कहना है कि मैं यहाँ तो आई हूँ, नॉर्थ कोरिया में तो मैं दूंगा ही दूंगा, मैं बाकी देश भी जो इनके जो खिलाफ में हैं उनको भी दे सकता हूँ हथियार। तो एक थ्रेट इन्होंने और दे दिया, दिखा करके एक देश का कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो बाकी भी कर सकता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है ही है इनकी। और वियतनाम इसके बाद हो जा रहे हैं, वहाँ भी एग्रीमेंट वहाँ होना है। वियतनाम देखिए, एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका इतने साल, 3 साल की लड़ाई में भी झुका नहीं सका जी। और उसके बाद अपना अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन तो अभी गए थे पिछले साल ही सितंबर में गए थे वियतनाम में जी। लेकिन वियतनाम ने अपनी स्टैंडिंग रखी हुई है जी। और ये कहा जा रहा है कि रूस का बहुत क्लोजेस्ट, उनका सबसे घनिष्ठ जो है दोस्त है वियतनाम, वहाँ पुतिन जा रहे हैं जी। तो इस तरह करके पुतिन भी अपनी घेराबंदी जहाँ तक हो रही है वो कर रहे हैं। और इसका जो विश्व की जो ये रणनीतिक पटल है, उस पर फर्क तो पड़ेगा जी। नाटो को, वेस्ट को और अमेरिका को चिंतित होना पड़ेगा इसके लिए जी। बिल्कुल सर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि वह हथियार भेजने में देरी और आनाकानी कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी वार कैबिनेट भी भंग कर दी है। इस सबका इजराइल हमास संघर्ष पर क्या असर पड़ सकता है? नीरज जी, देखिए, अभी जो हमास और इजराइल की युद्ध चल रहा है वहाँ पर, वो कोई जो है अभी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुँचा है। अभी तक नहीं पता, इजराइल तो अपने यहाँ चलाया जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, गाजा मतलब आखिरी तक, छोर तक पहुँच गया, लेकिन हमास का खात्मा अभी तक नहीं हुआ। हिजबुल्लाह उधर दूसरी तरफ एक्टिव हो गया है काफ़ी, जब से उसका लीडर मारा गया है इजराइल की बॉम्बिंग में। तो हौतीज़ अलग एक्टिव हैं। तो अभी कई ऐसी कमी नज़र नहीं आती है, ऐसा अचीवमेंट नहीं लगता कि बहुत कुछ हासिल हो गया हो। लेकिन ये जरूर नज़र आ रहा है, लोगों को, सबको दिखाई पड़ रहा है कि मानवीय त्रासदी जो है वो बढ़ गई है गाजा में। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। अब टोटल कुल मिलाया जाए तो तकरीबन 38,000 के आसपास पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, जो रिकॉर्डेड है। 60% उसमें बच्चे और महिलाएं हैं। कितनी ज़्यादा, 75% इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो गया। कहा तो ये जा रहा है कि जितना इजराइल में नहीं हुआ उससे ज़्यादा परसेंटेज वाइज नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का गाजा में हुआ है। फूड और खाने पीने और बाकी जो चीज़ें, उसकी हालात देखिए। दुनिया के सारे देश और यूएनओ तो हमेशा ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ही त्रासदी हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के
ने क्या फैसला दिया है वो सब हम जानते हैं, जो कि इजराइल के खिलाफ है, इवन हमास के भी खिलाफ है। और जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, खुद भी नहीं इसके विरुद्ध हैं, जिस तरह से नेतन्याहू वहाँ गाजा का ऑपरेशन चला रहे हैं। खुद नेतन्याहू के जो कैबिनेट के उसके अंदर इसके ऊपर एक मत नहीं थी। इनके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एक मत नहीं थी, और इनको भंग करना पड़ा अपनी वॉर कैबिनेट जो बनी थी, अपोजिशन और राइट विंग इनके जो एमपी थे, उनको लीडर्स थे, उनको लेकर के। तो ये चीज़ें वहाँ चल रही हैं और इस सबका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा है। जो बाइडन अपनी नाराज़गी जता चुके हैं कि जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं नेतन्याहू गाजा, वहाँ की लड़ाई। उनकी आर्मी ने, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि वो युद्ध विराम करेंगे 10 से 11 घंटे का, जिससे कि सहायता पहुंच सके। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक तरफा है और नेतन्याहू इसके खिलाफ हैं, लेकिन उनकी आर्मी ने कहा है कि हमने जो लीडर्स का डिसीजन है उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और एक और चीज़ इसमें कि जो लोग हैं इजराइल के, वो भी खिलाफ है नेतन्याहू के। वो चाहते हैं कि खास करके हॉस्टेजेस के बीच में को लाने में कोई मदद नहीं मिली। वो चाहते हैं कि जो है युद्ध विराम हो। इनके कैबिनेट के राइट विंग के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, बेन गवीर और बाकी जो लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि युद्ध विराम हो जब तक कि हमास का खात्मा ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये दोनों में दरार थोड़ी पहले ही से पड़ रही थी अमेरिका और इनके बीच में। और अभी नेतन्याहू ने जो एक सोशल मीडिया चैनल पर एक बात कही है कि उनको जो है अमेरिका कुछ हथियार जो है रोक के रखा हुआ है, नहीं दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने क्लैरिफाई किया है कि जो चीज़ें चाहिए वो दी जा रही हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है वो फॉलो कर रहे हैं पूरा अपना, नीचे से लेके ऊपर तक, कांग्रेस के अप्रूवल तक का उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन हमें अच्छी तरह याद है कि देखिए मई के महीने में जो बाइडेन ने रोक दिया था, या अमेरिका ने रोक दिया था इनको 2000 पाउंड के बम, जो बॉम्ब्स चाहिए थे इजराइल को, तो अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज हो रहा था, नुकसान हो रहा था सिविलियंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इस वजह से रोक दिया गया था। और देखिए ब्लिंकन जो है अभी गए थे, जो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं वो अभी गए थे इजराइल में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मीडिया में उन्होंने बोला है कि एक शिपमेंट को जो छोड़ करके बाकी सब जो है नॉर्मली आ रहा है। तो ये मतलब आपस का जो थोड़ा दरार है वो उजागर हुआ है। हालांकि नेतन्याहू ने भी कोई डिटेल्स नहीं दी हैं इसमें कि कौन से हथियार हैं जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो उनको ज़रूरत है इस समय वो आर्टिलरी एमिनिशन, रॉकेट्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, इन सबों की ज़्यादा ज़रूरत है, एयर डिफेंस। तो ये जो चीज़ें हैं वो मांग रहे हैं। वहाँ तक उन्होंने यहाँ तक बोला है कि गिव मी टूल्स विल फिनिश द जॉब फास्टर, कि आप मुझे हमें औजार दीजिए, हथियार दीजिए, और हम अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। इन्होंने इनफैक्ट चर्चिल ने, मिस्टर चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ये चीज़ बोली थी कि गिव अस वेपन्स एंड विल डू द जॉब, कि आप हमें हथियार दीजिए, हम अपना काम पूरा करेंगे। उसी को इन्होंने थोड़ा रिवर्डिंग करके बोला है। तो ये जो ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि अभी भी इजराइल के पास राफा में जो अपना उन्होंने मकसद लिया है, जो जितना जो करना चाहते हैं उसके लिए हथियार मौजूद हैं। लेकिन आप नॉर्थ में देखिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है, लड़ाई हिजबुल्लाह से। काफ़ी जगह, काफ़ी गांव खाली करने पड़े हैं इजराइल को वहाँ से। हिजबुल्लाह भी काफ़ी वहाँ पर बॉम्बिंग करने लगा है, रॉकेट्स चलाने लगा है, आर्टिलरी वहाँ से उसने फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके ऊपर और स्ट्रेस डाल रही हैं और इनको और ज़्यादा हथियार एमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि ये भी है कि अभी सीनेट ने $18 बिलियन का एक पैकेज इजराइल के लिए, हथियार एमिशन के लिए दिया है, लेकिन जिसमें कि 50 तकरीबन F-15 लड़ाकू विमान भी हैं। लेकिन इनको जो है अभी जो एमिशन चाहिए, जिसकी कमी हो रही है, वो जल्दी चाहते हैं नेतन्याहू। अब देखिए इनकी वॉर कैबिनेट की जहाँ तक बात है, उन्होंने भंग किया है। ये अक्टूबर
कि जो हादसा हुआ था 7 अक्टूबर को, उसके बाद बनी थी अपोजिशन और राइट विंग के लोगों को लेकर के कि मिल करके वो लड़ाई करेंगे। और उसमें बेनी गांट्ज भी थे, और गांट्ज जो हैं वो एक रिटायर्ड जनरल हैं जो कि अपोजिशन में थे इनके नेतन्याहू के, लेकिन वो कैबिनेट में आए। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरह नेतन्याहू रास्ते से भटक गए हैं और जिस तरह से ऑपरेशन चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। वो इस पक्ष में है कि कुछ हद तक शांति प्रस्ताव माना जाए और विड्रॉ किए, अपने जो हॉस्टेजेज हैं उनको रिलीज कराया जाए और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। वो चाहते नहीं थे कि लड़ाई, वो उनका ये कहना है कि नेतन्याहू जानबूझ करके लड़ाई बढ़ा रहे हैं, मकसद में कामयाब नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने कुर्सी का डर है कि इलेक्शंस नहीं कराना चाहते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाएंगे जो होने हैं तो उसमें वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा जो स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं है। पब्लिक ओपिनियन भी, जैसे मैंने कहा, नेतन्याहू के अगेंस्ट जा रही है कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है लड़ाई में, और जो हमास है वो भी अपने हमला जारी किए हुए है, हॉस्टेजेस वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा नेतन्याहू के अगेंस्ट में जा रहा है, और इसलिए वो सीज फायर डील, देखिए इतने दिन से सीज फायर डील जो अमेरिका ने दिया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी पास कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल से भी पास हो गया है, और कहा जा रहा था, अमेरिका ने कहा था कि ये नेतन्याहू की डील है, इजराइल की डील है। लेकिन ना तो अभी तक इजराइल और ना ही हमास ने पूरी तरह हाँ की है उस डील के लिए। तो ये जो है, लगता नहीं कि लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होगी। और जहाँ तक अभी है, इन्होंने चूँकि कैबिनेट भंग कर दी, वार कैबिनेट अपनी, तो अब जितने भी डिसीजंस हैं वो नेतन्याहू ही लेंगे, अपने जो इनके कुछ मेंबर्स हैं उनको साथ में लेकर के। और अगर ये न्यूज़ सही है जो हम पहले कह रहे थे कि इजराइल के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं और नेतन्याहू के बीच में भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और क्योंकि ये अगर दोनों में से कोई एक्सेप्ट नहीं करता पीस डील, और ऐसे ही चलती रहेगी तो लड़ाई बहुत जल्दी रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी, जो कि एक मानवीय त्रासदी में बदल गई है, और आगे बढ़ेगी, जो दुनिया के या लोकल जो मिडिल ईस्ट है उसके हित में नहीं होगा। सर, रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने के लिए स्विट्जरलैंड में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह बेनतीजा समाप्त हो गया। अब यह युद्ध किस दिशा में जाएगा? नीरज जी, देखिए, ये जो यूक्रेन पीस समिट अभी स्विट्जरलैंड में हुई, ये काफ़ी पहले प्लान की हुई थी। और स्टॉकहोम में एक्चुअली जब गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने उसी समय इसके बारे में बयान दिया था और कहा था कि ये होनी चाहिए। और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने इनिशिएटिव लिया और दुनिया के 160 देशों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जेलेंस्की और नाटो या यूरोप चाहते थे कि मैक्सिमम देशों का समर्थन हो और प्रेशर डाला जाए पुतिन के ऊपर कि इतने देश समर्थन में हैं और ये पीस होनी चाहिए वहाँ पर। इसमें से देखिए तकरीबन 160 में से 90 देश आए हैं वहाँ पर, सारे देश नहीं आए जो इनवाइट किए हुए थे। उसमें कुछ के हेड्स ऑफ स्टेट आए, 45 के तकरीबन, जिसमें मैक्सिमम आधे से ज़्यादा तो यूरोप के ही थे, यूरोपियन यूनियन के, और बाकी कुछ और देश भी थे। बाकियों के कुछ लीडर्स आए थे और कुछ के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे वहाँ पर। और ये जो समिट 15-16 तारीख को अभी हुई, इसी महीने, जो होस्ट किया स्विट्जरलैंड ने, उसमें देखिए क्यों किया, एक ये भी प्रश्न है इसमें, क्योंकि उनका कहना था कि एक पीस प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो, शुरू हो, कोई शुरुआत हो, कि हाँ इसके बारे में बातचीत की जाए, सबके ओपिनियंस जाने कि क्या लोग कहते हैं, बाकी देश क्या कह रहे हैं इसके बारे में, एक डायलॉग बने, आपस में बातचीत शुरू हो और एक जो मकबूल माहौल बनाया जाए शांति की आगे के लिए। बाकी जो था उनका था कि
जो पॉसिबल फ्रेमवर्क है पीस का, और जो ये बेसिकली जो कुछ नेतन्याहू इसने जेलेंस्की ने पहले दिया था, जेलेंस्की ने एक 10 पॉइंट पीस प्लान पिछले साल दिया था, इनफैक्ट 2022 में दिया था, उसी को लेके चल रहे थे, उसके ऊपर कंसेंसस बनाना चाहते थे कि उसके ऊपर कोई कंसेंसस आए, बातचीत हो उसके ऊपर, और एक रोड मैप बनाया जाए कि ये रूस और यूक्रेन दोनों मिल करके उनको कैसे मिला करके और इस पर आगे बढ़ा जाए। देखिए, यूक्रेन का जहां तक सवाल है, क्योंकि यूक्रेन के कहने पर ये हुआ था, तो उनका तो मेन यही था कि 10 पॉइंट जो उन्होंने दिए हैं उसके ऊपर सब चले। उन्होंने जो पॉइंट दिया इसमें जेलेंस्की ने कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए ब्लैक सी में, कि ब्लैक सी में उनके जो शिप्स हैं, जहाज हैं, वो आए जाएं, और उनके जो ग्रेन्स हैं, अनाज जो बाहर के देशों में इन्होंने एक्सपोर्ट करना है, वो जारी रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो न्यूक्लियर एनर्जीज फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए उसको, और प्रिजनर्स का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इन एडिशन टू जो उनके 10 पॉइंट थे उसके बारे में जो उन्होंने बोला है। और जेलेंस्की तो ये चाहते थे कि इस मीटिंग में कुछ एंटी रशा के खिलाफ में कुछ चीज़ें हों, कुछ पॉइंट्स आएँ, और रशा को इन्होंने रूस को इनवाइट किया नहीं था वहाँ पर। और इसी तरह इसीलिए इस शनिवार और रविवार को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, और उसके एक दिन पहले शुक्रवार को पुतिन ने भी अपने पॉइंट्स दिए वहाँ के लिए। उन्होंने बोला कि पहली बात कि बिना रूस के प्रेजेंस के बिना कोई शांति प्रस्ताव या शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि यूक्रेन जो है, जो मेन पोजीशंस हैं डोनेट्स्क, ओडेसा, मतलब नॉर्थ साउथ और लुहांस्क के जो भी ये पोजीशंस हैं वहाँ से विड्रॉ करे, और वो जो नाटो को ज्वाइन नहीं करे। मतलब जहाँ तक रूस ने कैप्चर कर लिया है, और भी जो कुछ एरियाज बाकी हैं जिसमें कहा जाता था कि वो एरिया रूस के साथ मिलना चाहते हैं, उसको जो है खाली करे और नाटो को ज्वाइन नहीं करे। और तीसरा था कि जो सैंक्शंस हैं रूस के खिलाफ, उसको जो है उठाया जाए। इसमें ये चीज़ें नेचुरली नाटो ने एग्री नहीं किया, माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, रूस को विड्रॉ करना चाहिए। चीन ने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ 90 जो देश आए थे उसमें से 78 देशों ने जो फाइनल कम्युनिके या वो जो प्रपोजल था उसको उस पर सिग्नेचर किया। मेन देश जो एमर्जिंग पावर्स हैं, जिसमें भारत, ब्राज़ील शामिल है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इन करीब 7 देशों ने उस पर साइन नहीं किया। और सबका मूल जो उन्होंने कहा उसका यही था कि भाई इसमें अगर रूस शामिल नहीं है, जिसको लेकर के ही उसी ने शांति प्रस्ताव देखना है, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। यूनाइटेड अरब जो सऊदी अरेबिया ने तो दूसरे पॉइंट दिए। उनका कहना था कि इस पीस समिट में इजराइल भी आया हुआ है, जो वही काम कर रहा है जो कि रूस ने किया, बल्कि उससे ज़्यादा कर रहा है, तो उसका कोई मायने नहीं रखता, इसलिए उन्होंने उस पर साइन नहीं किया। तो ये और जो अमेरिका के एनएसए थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि चीन जो है नहीं आया है क्योंकि पुतिन ने उनको मना किया है। उनका इवन जेलेंस्की का कहना था कि रूस और चीन ने मिलकर के काफ़ी देशों पर प्रेशर डाला कि वो इसमें नहीं आए। भारत ने अटेंड किया, लेकिन भारत के जो सेक्रेटरी वेस्ट हैं वो गए थे डेलीगेशन लेके वहाँ पर अटेंड करने के लिए। अब ओवरऑल अगर हम देखें इसमें, तो देखिए रूस अभी आज की तारीख में एडवांटेज में है, क्योंकि उसको तो लड़ाई में आगे बढ़ रहा है वो, इसलिए वो नेगोशिएटिंग टेबल पर जल्दी आएगा नहीं। जेलेंस्की हार रहे हैं एक तरह से, उनकी जमीन गई है, उनके पास इतना मोमेंटम है नहीं, इतना पावर है नहीं कि सीधी टेबल पर आए। वो नाटो या यूरोपियन यूनियन या बाकी देशों का सपोर्ट चाहते हैं इसके लिए, और उन्होंने ऑलरेडी बात कर रखी है, वहाँ बताया कि हाँ वो नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी करेंगे। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें थी जो इसमें इन्होंने बोला
इनके कम्युनिके में या एग्रीमेंट जो भी फाइनल टेक्स्ट जो उन्होंने बोला कि पहली बात कि न्यूक्लियर डायरेक्ट न्यूक्लियर जो है बात करना या न्यूक्लियर अटैक की बात करना ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। रूस को जगह खाली करनी चाहिए जो उसने कैप्चर किया है, कंपनसेशन देना चाहिए। मतलब मेन पॉइंट्स वो लेके चल रहे थे, जो जेलेंस्की के पॉइंट्स वहाँ पर थे। तो इस वजह से वहाँ पर जो फाइनल टेक्स्ट थे उसमें जैसे मैंने कहा पहले उन्होंने फोकस किया कि ये यूएन चार्टर पर चलना चाहिए, यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए। टेरिटोरियल जो खुद की देशों की इंटीग्रिटी है या उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के कानून के मुताबिक हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो लेके चले, बट बहुत क्लियर कोई एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे कि कोई बात निकल के आते, कोई अर्थ या यथार्थ निकल करके आता। और इसमें कोई व्यापक कोई युद्ध विराम की बात नहीं हुई, कॉम्प्रिहेंसिव कोई सीज फायर की या पीस की कोई बात नहीं थी कि व्यापक युद्ध विराम की कोई ये बात करें, कोई सीज फायर की बात किया जाए कि ये चीज़ उसको लेकर के आगे बढ़ें। और इसके अलावा कई कंट्रीज, देखिए इन्होंने ग्लोबल साउथ से भी काफ़ी लोगों को बुलाया, अफ्रीकन कंट्रीज के बुलाया, लेकिन वहाँ से मैक्सिमम नहीं आए, ग्लोबल साउथ से भी या अफ्रीका से भी। और मैंने क्योंकि बहुत से जो ये देश हैं ग्लोबल साउथ के और अफ्रीका के, ये कन्विंस्ड है, उनका कहना है कि जब तक रूस और रूस की भी बात सुनी जाए, उसके भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए, और यूक्रेन की भी बात सुनी जाए, दोनों को लेकर के ये आगे जा सकते हैं। अदरवाइज एक तरफा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो ये सोच रहे थे जेलेंस्की की बहुत देशों का सपोर्ट मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या हो सकता है, उसमें एक जेलेंस्की तो ऑलरेडी कह रहे हैं सेकंड राउंड के लिए कि दूसरी राउंड होना चाहिए, लेकिन दूसरे राउंड के लिए नॉर्मली क्या होता है, अगले राउंड के लिए कोई देश पहले तैयार हो जाता है कि ठीक है हम इसको होस्ट करेंगे, हम प्लान करेंगे। कोई देश अभी तक आगे नहीं आया कि कौन इस समिट को अगर करना है तो कौन नेक्स्ट समिट करेगा। रूस ने पहले ही बोल रखा है कि वो ऐसे किसी पीस प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जहाँ पर सिर्फ एक तरफा हो। तो अगर वो रूस नहीं आएगा फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहला है, इससे पहले भी देखिए बहुत इनिशिएटिव्स आ रखी हैं, जिसमें तुर्की ने भी पीस प्लान एक लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे इनसे मिल करके। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी, वहाँ एक पीस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इसके बारे में कि बैक चैनल भी चला जाए, प्रेशर डाला जाए रूस पर, ये सारी बातें हुई थी, वो भी एक थी। भारत भी बात करता रहा इसके बारे में, दोनों से, यूक्रेन से भी और रूस से भी। साउथ अफ्रीका के 6 देश विजिट कर चुके थे उनकी हेड ऑफ स्टेट, यूक्रेन और रूस भी इसके लिए। और चीन ने भी अपना एक 12 पॉइंट प्लान दिया था इसके लिए, जो अभी भी जिस पर कि चीन कायम है, और रूस ने भी उसको बल्कि एक्सेप्ट किया कि हाँ चीन का प्लान जो है क्रेडिबल है। उसकी इन सब प्लान्स की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। तो जब तक इनफैक्ट चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कॉन्फ्रेंस ये किया था उन्होंने, और देशों को ले करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, चीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुर्की भी। तो ये जो अगर लेके चलना है, अगर अभी एक साथ अगर ये सारे देश नहीं हैं तो आगे चल के भी वो चीज़ नहीं आ पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वेस्टर्न या यूरोपियन यूनियन के देश थे वो एक साथ आए हैं, और एक कम से कम एक इकट्ठे तो हुए ये लोग। रोड अहेड, उन्होंने खुद बोला है यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल ने कि भाई रोड जो आगे का रास्ता है वो बहुत चैलेंजिंग है, इतनी आसानी से नहीं होना है। और रशिया जो है, रूस अभी भी देखिए 20% से ज़्यादा उसने एरिया कंट्रोल किए हुए है यूक्रेन का, तो वो तो एक पोजीशन में है। और कैसे बात पर आगे बढ़नी है, रूस का माइंड लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। भले तीसरे देश आए, चीन आए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आए, भारत आए, लेकिन अकेले सिर्फ यूक्रेन को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। और
यहाँ पर है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें सभी को अभी पता है, यूरोपियन देश भी जानते हैं कि सिर्फ वो अकेले जो है प्रेशर नहीं डाल सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उनको जरूरी हो गया है कि सभी देशों को लेके चलें और यहाँ पर प्रेशर डालें। और बाकी देश जो हैं, जो रूस कर रहा है और जो उधर इजराइल कर रहा है, उसको भी कंपेयर कर रहे हैं कि इजराइल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जबकि वहाँ पर भी इतनी मानवीय त्रासदी हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है, रूस की खिलाफत हो रही है। दोनों गलत हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन दोनों को एक तरफा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भी बात चल रही है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत सार्थक नतीजे आए इसके, या इतनी जल्दी आ पाएंगे, जब तक कि बाकी देश भी, खास करके जो मेजर इमर्जिंग पावर्स हैं, चीन है, भारत, ब्राज़ील, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ये लोग मिल करके सारे देश और मेक्सिको भी है, वो आगे नहीं बढ़ते और सबको साथ लेकर के अगर नहीं चलेंगे तो इसे बहुत सार्थक नतीजे नहीं आ पाएंगे। सर, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की भारत यात्रा के उद्देश्य क्या थे और यह कितनी सफल रही? नीरज जी, देखिए, ये जो विजिट हुई है इनकी जैक सुलिवन, जैक सुलिवन की यहाँ पर एनएसए की, ये पहले भी प्लान थी, फरवरी से लेकर के प्लान था, लेकिन 2 बार ये शिफ्ट करना पड़ा जी। और इस वजह से बेसिकली जो मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की वजह से वहाँ पर स्थिति बदल रही थी और उसकी वजह से शिफ्ट हुआ था। लेकिन अभी आ रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट हमारी बनी है, हालांकि देखा जाए गवर्नमेंट तो वही है, कोई खास चेंज तो इसमें हुआ नहीं है, पॉलिसीज वही है, लोग चूंकि वही हैं, तो भी वही सब लोग हैं, वही चीज है जी। तो बेसिकली ये आ रहे हैं, बेसिकली जो ICET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जी, उसकी सेकंड मीटिंग के लिए जी। पहली मीटिंग वहीं हुई थी, उसके बाद सेकंड मीटिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट ये है इसमें। लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे NSA डोवल से मिले हैं, ये जयशंकर अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिले हैं और बाकी प्रधानमंत्री से भी और लोगों से हैं। तो मतलब सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं है, बातचीत और भी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होती है ऐसे चीज़ों में। और हम जानते हैं कि NSA वहाँ कितनी इम्पोर्टेंट विजिट है उनकी जी। और इनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आए हैं जी इसमें विजिट में। तो मतलब सिर्फ एक मुद्दा, एक ही चीज़ इसमें नहीं होती है। और नेचुरली इसमें ICET के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। जो रीजनल आप कहिए चाइना और बाकी जो रीजनल हमारे हैं, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बातचीत होती है और इसमें भी हुई होगी। और देखिए, एक मेजर इशू मैं ये भी कहूँगा कि जो बीच में खटास है जी अमेरिका और भारत के बीच में, वो था कि जो पन्नून के लिए कि वहाँ पर जो उसके डेथ या असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसमें भारत का हाथ, भारत ने तो बोला कि हमारा हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अभी भी कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि किसी अगर ऑफिशियल्स का हाथ है जी, तो भारत ने कहा कि हम फुली कोऑपरेट करेंगे। बट उन्होंने तो ये जरूर कहा है कि भाई हमारा हाथ, हम इसमें इंडल्ज करते नहीं हैं, ना हमारी ये पॉलिसी है। तो एक वो थोड़ी सी खटास वाली जो चीज़ें हैं वो है। लेकिन अभी बाइडेन साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी PM मोदी की, तब बड़े अच्छे संबंध दिख रहे थे। हाँ, नहीं बिल्कुल, देखिए ये इस एक चीज पर बाकी संबंध को नहीं, हाँ वो नहीं नकारा जा सकता। एक आध चीजें तो देखिए हर समय ऐसी आती रहती हैं जी, कि आप देखिए, आप इजराइल में इतना हमेशा मतलब साथ रहा है अमेरिका, बट नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है। तो ये चीजें तो कुछ तो रहती हैं कहीं ना कहीं। और अब इन्वेस्टिगेशन होगा, हो भी रहा होगा, उसको वो आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन देखिए, इसमें ये डायरेक्टली आ रहे हैं। जो अभी मीटिंग हुई थी G7 के बाद, जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी जिसकी हम बात कर चुके हैं, वहाँ से सीधा ये यहाँ पर आ रहे हैं। और ये मिडिल ईस्ट का जो बातचीत है, उसमें मिडिल ईस्ट की भी बातचीत हुई है रादर। चाइना के बारे में तो जरूर हुई होगी, रूस के बारे में भी बात हुई होगी, और इंडो पैसिफिक, ये जो फोकस एरियाज हैं हमारे भी हैं, अमेरिका के भी हैं, और मैं कहूँगा विश्व के भी हैं जी। तो इन पर भी जरूर इस पर बातचीत हुई होगी। हाँ, फोकस जरूर ICET था जिसकी हम बात कर रहे थे कि
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, उनके बारे में जो काफ़ी आगे इससे ऊपर दोनों बढ़ चुके हैं। ये में था कि इस पर कोलैबोरेट करना, कि आपस में कोलैबोरेशन करें दोनों देश और इन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ें, खास करके सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, 5G तो चल ही रहा है, 6G और इस पर भी बातचीत उसमें इंक्लूडेड है। और डिफेंस का जहाँ तक बात है, उसमें देखिए सबसे मुख्य तो वही है जो जी एरोस्पेस जो अमेरिका की है और HAL के बीच में जो एडवांस जेट फाइटर्स जो इंजन है F414 जो तेजस में इस्तेमाल होना है, उसके बारे में, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी है, तो उसके बारे में जो है US कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया है। तो ऑलरेडी वो चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और मेरे ख्याल से इसमें जो उससे पहले G20 में बात हुई थी, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत और अरब देश को सऊदी अरेबिया से होते हुए और अपना रेल, रोड और सी तीनों रूट के साथ यूरोप तक पहुंचना है, उसके बारे में भी जरूर बात चल रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा जो अभी इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसके वजह से थोड़ा पीछे हो गया था। और BRI जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए ये G20 में ये बात आगे बढ़ी थी। तो इसके बारे में भी वहाँ पर बात हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप देखिए उसके साथ इलेक्ट्रिकल केबल नेटवर्क जा रहा था, इंफॉर्मेशन केबल नेटवर्क जा रहा था, हाइड्रोजन की भी पाइप उसके साथ जा रही थी, बिकॉज इंडिया जो हाइड्रोजन के मामले में काफ़ी आगे है और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन इंडिया में बनेगा और जो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से एक पाइपलाइन भी जानी थी उसके लिए। तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ज़रूर इसके बारे में यहाँ पर बात हुई होगी जी। टाटा और एयरबस मिलकर के C295 जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनका भी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चर होने वाला है, उसका भी बात आई होगी। और सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे थे, उसमें देखिए माइक्रॉन जो है अमेरिका का, वो ऑलरेडी चिप टेस्टिंग और असेंबलिंग यूनिट बना रहा है सानंद में, गुजरात में सानंद में, उसमें $825 मिलियन लगा रहा है। तो नेचुरली एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी इन्होंने बात किया होगा। इन्होंने जो अपनी बातचीत थी उसमें एक फैक्ट शीट भी ले आए हैं, और दोनों ने, इनफैक्ट हमारे NSA ने काफ़ी संतोष जताया कि हम जितना सोच रहे थे उससे भी आगे बढ़ गए हैं इसमें। ICET की जो एजेंडा था जिसको हमने आगे बढ़ाना था, और उन्होंने भी बोला है कि हमें इनोवेशन, प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, अपना इनोवेशन, डिप्लॉयमेंट और ऐसी चीज़ें जो है करनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने भी, जेक सुलिवन ने भी बोला है कि भाई ज़रूरत है कि हम आपस में मिल के काम करें। उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि ये आगे बढ़ सकें। ये इनकी भी इंडस्ट्री की पॉइंट थी, क्योंकि जब मीटिंग थी तो CIA के भी लोग थे, उधर के भी लोग थे। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी ब्रॉड, मैं कहूँगा, स्पेक्ट्रम पर बातचीत इसमें हुई है। इन्होंने ये भी किया, अमेरिका ने, जैक सुलिवन ने ये भी पॉइंट रखा कि जो अभी आजकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की लीकेज हो रही है और डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, जैसे इन्होंने चीन को बोला है कि वो दे रहा है रूस को डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस और बाकी में भी यूज हो सकता है सिविल सेक्टर में, उसके ऊपर भी जो है ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने बोला है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो रिएक्शन चीन का है इसके ऊपर, कि चाइना डेली, जो डेली न्यूज़ है चाइना का, चाइना डेली, उसका रिएक्शन था, और उसमें उन्होंने एक चीज़ मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से लेकर दोहराई थी कि अमेरिका वो कर रहा है कि एनिमीज एनिमी इज़ माई फ्रेंड, कि वो भारत और चीन की नहीं बन रही है तो भारत हमारा दोस्त हो गया है। तो उनको वो कहना था, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि भारत जो है एक ऐसे खिलाड़ी बन रहा है जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में खुद आगे आ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका के ऊपर निर्भर हो रहा है, और आगे चल करके ये नुकसान करेगा भारत को, क्योंकि अमेरिका इनको इस गोल्स में जाने नहीं देगा। तो ये भी चीज़ें है, चीन का रिएक्शन है, और जो होना था, बिकॉज इन सारी चीज़ों से चीन को फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो उनका भी रिएक्शन कल ही आया इसी विजिट के साथ ही। तो मेरे जब ऐसी चीज़ होती है, इसका मतलब कि
चीन को इफेक्ट तो हो रहा है, और ये भी जो बातचीत चल रही है वो भी काफी आगे बढ़ गई है, तभी उनको ऐसा इफेक्ट हो रहा है। जी, इसमें सर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया पे शायद कहीं पढ़ा कि जो जैक सुलिवन थे उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी गोपनीयता आपको बनाए रखनी होगी। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था, जो लीकेज की बात है, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की लीकेज की बात, वही वो एम्फसाइज कर रहे थे कि बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो हर एक को नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन हमें दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो हम जैसे पहले तो या तो सिर्फ असेंबली होती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ मैन्युफैक्चर भी होगा, तो ये है। और उन्होंने ये चीज़ देख रखी है कि चीन में जो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या सामान उन्होंने दिया, चीन ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। बिल्कुल जी। तो वो डर उन्होंने बिल्कुल उसमें बोला है कि जितने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसकी गोपनीयता कैसे बनाए रखनी है, वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। तो सर आज के कार्यक्रम में आपने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा पर उसके क्या उद्देश्य थे और कैसे इसका असर हम कह सकते हैं कि विश्वव्यापी पड़ेगा, उस पर आपने अपनी राय रखी। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे क्या संकेत और संदेश गए, ये भी आपने बताया। रूस यूक्रेन पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी, जो वहाँ पर युद्ध का तीसरा वर्ष इस समय चल रहा है। और इसके अलावा भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो अब कैसे नई दिशा में जा रहे हैं। जैक सुलिवन जो अमेरिकी NSA हैं, उनकी भारत यात्रा का क्या महत्व रहा, क्या उद्देश्य थे, इस पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सर आप समय निकालकर इस कार्यक्रम से जुड़े और सार्थक बनाया इस कार्यक्रम को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।